नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे किस्से और कुछ ऐसे मुद्दों को कुरेदने वाले हैं जो भारतीय राजनीति में बहुत गहरे मायने रखते हैं। खास तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर जो सर्कमस्टेंसेस और समीकरण बार बार बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उनमें कुछ छिपे हुए नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका होगी। उन्हीं में से एक चंद्रराज सिंघवी, राजस्थान के कद्दावर नेता और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में एक बड़ा रुतबा रखने वाले, राजस्थान के चाणक्य कहलाने वाले हमारे बीच उपस्थित हैं। उनसे आपका तारुफ कराऊंगा। नमस्कार सिंघवी जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और खास तौर पे आपकी ये जो अगवानी है हमारे दर्शकों के लिए खास तौर पे इसलिए मायने रखती है कि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और जैसा कि मैंने कहा कि आप राजस्थान में राजनीति के चाणक्य के तौर पे पहचाने जाते हैं। तो आपको जिस तरीके से अभी जो सर्कमस्टेंसेस बन बिगड़ रहे हैं, मैं आपसे दो तीन चीजें पूछना चाहता हूँ। एक तो गठबंधन जो बना है, महागठबंधन, उसमें आप किस तरीके से देखते हैं कि कहाँ तक इफेक्टिव होगा, और एंटी मोदी जो ग्रुप तैयार हुआ है उसे कहाँ तक ये उम्मीद की जा सकती है कि कुछ परिवर्तन 2019 के चुनाव में देखने मिलेगा? परिवर्तन कोई गठबंधन करे यह संभव नहीं है। परिवर्तन तो जनता कर रही है। मोदी जी का वो रुतबा, मोदी जी के बोलने का तरीका, मोदी जी का वो प्रभाव और मोदी के नारे हवा हो चुके हैं। इसका कारण है कोई आदमी किसी बात को घिसा पिटा कर कितना बोलेगा। अब मोदी जी आम जनता से अपने प्रश्नों का हाँ में उत्तर चाहते हैं। वो प्रश्न कैसे होते हैं? 2 और 3 5 होते हैं कि नहीं, तो जनता क्या कहेगी? 5 होते हैं। सच बोलना चाहिए कि नहीं, तो जनता क्या बोल? इन बातों में दम नहीं रहा है। गठबंधन एक मंच है मोदी की असफलताओं को दिग्दर्शित करने का। गुड इफेक्ट कांग्रेस भी यही चाहती है कि मोदी की सरकार चली जाए, गठबंधन भी यही चाहता है मोदी की सरकार चली जाए। फिर अंतर क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर संघर्ष क्या है? लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूं, गठबंधन के पास प्रधानमंत्री पद का कोई एक चेहरा नहीं है। ममता को कोई स्वीकार नहीं करता। माया और अखिलेश चुनाव तक साथ रहेंगे, पर बाद में एक दूसरे को मुख्य प्रधानमंत्री स्वीकार करें, ये संभव नहीं है। राहुल गांधी को इन लोगों ने पप्पू कह के राजनीति में आरंभ किया था। बिल्कुल सही है। आज वो राजनीति में पप्पू नहीं, इनका पापा बन चुका है। क्या बात है। उसका बोलने का तरीका देखिए, आप जवाब देने का तरीका देखिए, संसद में घेरने का तरीका देखिए, राफेल पर उसके द्वारा किए गए परिश्रम को देखिए और उसकी मेहनत को देखिए, युवा पीढ़ी में इसके व्यक्तित्व को देखिए। राहुल गांधी एक चेहरा हो सकता है। अगर गठबंधन चाहे कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाना, तो उसे मजबूर होकर राहुल गांधी को स्वीकार करना। इसका मतलब है कि आप ये मानते हैं कि जो अभी राजनीति में जो गठबंधन जो बना हुआ है लोकसभा चुनावों को लेकर के, उसमें भले ही किस तरीके की सीट्स आए, विजय हो, लेकिन अगर ये गठबंधन की पार्टियां अगर जीतती हैं तो चेहरा और सिर्फ एकमात्र जो हो सकता है वो राहुल हो सकता है। नहीं, मैं कहता हूँ और भी चेहरा तो लाइए ना। हम क्यों इस बात का दावा करें? मेरा तर्क ये कहता है कि कांग्रेस समर्थित गठबंधन की सरकार बने अथवा गठबंधन समर्थित कांग्रेस की सरकार बने। उद्देश्य तो ये कहेंगे कि मोदी की सरकार नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये तर्क वितर्क करना बेकार है। उस वक्त देखेंगे क्या होता है। जी, एक चीज बताइए, फिर आपने कहा कि मोदी की सरकार नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि मोदी तो पहले से दावा करते रहे कि 2024 में भी हमारी सरकार आने वाली है। मोदी जी 2029 का दावा कर लें। आप कितना जानते हैं मोदी जी को? मैं ज्यादा जानता हूँ। मोदी जी का यकीन करने वाला आदमी धोखा ही खाएगा। मोदी जी से जनता ने यकीन करके धोखा खाया है। व्यापार समाप्त, उद्योग समाप्त, इंडस्ट्री समाप्त, बाजार समाप्त, दुकानदार समाप्त, लेन देन समाप्त, पैसे का लेन देन समाप्त, पैसे का जो रनिंग स्पीड थी वो समाप्त। एक रात में बोल दिया कि 1000 का नोट नहीं रहेगा। ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं कल, लेकिन मोदी सत्ता प्राप्ति के लिए कोई भी बड़ा काम करने में हिचकिचाएगा नहीं। मोदी से संघर्ष करने वाले को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या, आप चूंकि एक विश्लेषक के तौर पे भी आप पहचाने जाते हैं राजनीति में, आगे वाली लोकसभा की तस्वीर क्या होने वाली है? पार्टी अगर हम देखें तो किस तरीके से, कुछ एक मोटा सा समीकरण, क्योंकि आपने एक एग्जिट पोल उस टाइम पे किया था राजस्थान में कि 120 सीटें आएंगी और एक्चुअल में वो 120 का फिगर था। तो इस तरीके से क्या आप, मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 145 से 155 का ज्यादा का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी।
145 से 155 बहुत ज्यादा है ये। और कांग्रेस पार्टी भी, हम लोग कितनी भी ताकत लगा लें, हम लोग भी 130 के आसपास पहुंच जाएंगे, इससे ऊपर हम भी नहीं आ सकते। 275 पर ये रह जाते हैं तो पीछे 270 के ऊपर बाकी पार्टियां बचती है। इसका मतलब तो गठबंधन का तो बहुमत आना ही है, पर वो भी अलग अलग है, बिखरे बिखरे है। एनडीए अलग है, उसमें भी कोई पार्टी है, इधर साउथ की पार्टियों का अलग चरित्र है, स्टालिन का खेल कुछ अलग है, पटनायक का खेल कुछ अलग है। इससे बड़ी विचित्र स्थिति के अंदर अगली लोकसभा बनेगी, जिनमें दिमाग होगा, सहनशीलता होगी, समर्पण की भावना होगी, मित्रता निभाने की ताकत होगी और त्याग करने की ताकत होगी, अपना बलिदान देने की ताकत होगी, वो सत्ता में शीर्ष बनेगा। मैं मानता नहीं कि कांग्रेस के बिना कोई सरकार बनेगी। सरकार कांग्रेस खुद की बनाएगी अथवा कांग्रेस की बैसाखी पर दूसरी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। संघवी जी, मोदी जी के बारे में एक बार जब गलत टिप्पणी नीतीश कुमार ने की थी तो आपने उनका फेवर किया था, लेकिन बाद में मोदी जी से भी जैसे कि आप जाहिर है कि संबंध वैसे नहीं है, तो वही क्या मामला था? मामला बहुत साफ है जी। जब नीतीश कुमार ने जरूरत से ज्यादा कूद कर मोदी पर व्यक्तिगत आक्षेप किए, मैं उनकी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव था, गुजरात स्टेट का प्रभारी था, तब मैंने कहा था नीतीश कुमार जी, किसी भी व्यक्ति के प्रति इससे ज्यादा आलोचना करना पार्टी की प्रतिष्ठा गिराता है। ये सही है आपका कहना कि मोदी टोपी नहीं पहनता है, तो यही तो कही कि गुलाम नबी जनेऊ क्यों नहीं पहनता है। ये मैंने पैदा किया था प्रश्न, मेरा प्रश्न सही था। क्योंकि नीतीश ने ये प्रश्न पैदा किया, इसलिए मैंने ये पैदा प्रश्न किया। लेकिन वैसे मैं धर्म को राजनीति का अंग नहीं मानता। मैं चाहता हूं राजनीति में धर्म हो, धर्म में राजनीति नहीं हो, मगर ऐसा हो रहा है, ये दुर्भाग्य है। तब मैंने एक पत्र लिखा था शरद यादव को, नीतीश कुमार, इसलिए मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी थी। एक चीज और दिलचस्प है बड़े आपके राजनीतिक करियर के बारे में कि आपने छात्र राजनीति से शुरू करने के बाद में और देश की विभिन्न जो बड़ी बड़ी पार्टियां, राजनीतिक दल प्रमुख जितने भी हैं, आप सबकी यात्रा करके आए। और खास बात यह है कि आप छोड़ करके नहीं है, या तो आपको निकाला गया या परिस्थितिवश आप बाहर हुए। मैंने एक बात बताइए, मैंने कभी किसी पार्टी से त्याग पत्र दिया ही नहीं। पार्टी का नंबर 1 आदमी ये सोचते लगा कि पॉपुलर ज्यादा हो रहा है, वो निकालता था, मैं हंस के निकल जाता था। मैंने कभी अपील नहीं की, मैंने कभी एप्लीकेशन नहीं दी, मैंने कभी शिकायत नहीं की। मर्जी है, अगर हमारी उपयोगिता है, पार्टी में रहते हैं तो रहते हैं, किसी को लगता है उपयोगिता समाप्त है, हम दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। क्योंकि मेरा स्वार्थ नहीं है, मेरी राजनीति कुर्सी की राजनीति नहीं है, मेरी राजनीति व्यक्तित्व की राजनीति है। और जो आदमी व्यक्तित्व की राजनीति करता है वो पद का मोहताज नहीं होता, वो अपने व्यक्तित्व का मोहताज होता है, इसलिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हम कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। संघवी जी, एक और प्रश्न मेरा है, आप इस समय में कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उससे आपका बड़ा तालमेल कुछ बैठता नहीं है। क्या कारण है, जब आप दोनों लंबे समय से राजनीति में हैं और इस तरीके से आप उसी पार्टी में रहते हुए उसके जो टॉप मोस्ट लीडर हैं उनसे आपकी पटती नहीं, और ये बिल्कुल जग जाहिर सी बात है। बात सच है जी, हमारे और अशोक गहलोत के संबंध सहज नहीं है, ऐसा भी एक अखबार ने लिखा है जी। मगर मैं पार्टी का आदमी बनना चाहता हूँ, व्यक्ति का नहीं जी। अशोक गहलोत इज नॉट कांग्रेस, ही इज वन ऑफ द कांग्रेस। अशोक से नहीं बनती तो क्या है, मध्य से बनती है, हमारी सबसे बनती है, लेकिन मैं उनके विरोध में भी नहीं बोलता। मुझे आज तक बता दे अशोक गहलोत पर मैंने एक भी आरोप लगाया हो तो। अशोक गहलोत को हमारी जरूरत नहीं है, हमें गले पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं राजनीति करता हूँ, अपने सिद्धांतों की करता हूँ। मैंने जब राहुल गांधी का पक्ष लेने का फैसला किया तो मैंने अच्छी तरह तराजू पर तोल कर गठबंधन की एक एक नेता को बिठा के देखा है। बुजुर्गों में देवगौड़ा को छोड़ दो, युवा पीढ़ी के अंदर कोई आदमी, अखिलेश काफी हद तक इंप्रूव कर रहा है, लेकिन उसके पीछे उसकी पार्टी 40 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में कांग्रेस होगी। इसलिए गठबंधन को सम्मानजनक तरीके से कांग्रेस के साथ मिलकर मोदी का पलायन करना चाहिए। आपको मैं टोक रहा हूं, लेकिन आपने बीच में एक बात बोली है कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस होगी। आप पहले से एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को? मैं मानता हूं कांग्रेस राज में तो आ ही नहीं सकती। मैं खुद 270 सीट का क्लेम करके अपने आप को बेवकूफ साबित नहीं कर सकता। कांग्रेस बहुत बढ़ेगी, कांग्रेस बहुत आगे जाएगी, लेकिन पूर्ण बहुमत, जब बीजेपी भी 100 सवा 150 से ऊपर नहीं जा सकती,
तो सारी पार्टियां मिलकर 542 का आंकड़ा पार करेंगी। तथ्य कैसे मैं बता रहा हूं तथ्य कैसे। तीनों प्रांतों में कांग्रेस बढ़ेगी, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी, सेकंड नंबर पर राजस्थान में बढ़ेगी, थर्ड नंबर पर मध्य प्रदेश में बढ़ेगी। 40 आदमी अभी हमारे हैं, हम मिलाकर के 125 130 का आंकड़ा आराम से पार करेंगे। आज भी कांग्रेस घर घर गांव गांव में जर्जर में घुसी हुई है, हार जीत होती रहती है, ये पैमाना नहीं है आप कहां और कितने हो, ये पैमाना है। तो पैमाना सामने है कि आज सारे गठबंधन को कांग्रेस के सहारे की जरूरत है। कांग्रेस अगर स्वयं सत्ता में नहीं आती है तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। संघवी जी, आप हिंदुस्तान में राजनेता के तौर पे तो पहचाने जाते हैं, बल्कि जैन समाज जो एक प्रबुद्ध और एक बड़ा समाज है, वर्ल्ड वाइड जिसकी अप्रोच है, उसके भी आप एक बड़े लीडर हैं। तो वहाँ जो समय शिखर को लेकर के जो एक बड़ा मुद्दा सालों से, बल्कि अकबर के ज़माने से चला आ रहा है, श्वेतांबर और दिगंबरों के बीच में, अब एक नई चीज़ वहाँ पे डेवलप हो रही है कि गवर्नमेंट ने ये भी वहाँ परमिट करने की कोशिश की है कि वहाँ पे अजैन मंदिर कोई तैयार हो पाए। तो इस मसले को, एक तो ये कि वो पेचीदा पहले से था, दूसरी बात ये अब और ज्यादा पेचीदा हो रहा है। तो आप क्या इस बारे में? दिगंबर और श्वेतांबर के संघर्ष ये आपसी संघर्ष है। जहाँ पर जैन अजैन क्षेत्र का है, ये संपूर्ण जैन समाज का संघर्ष है। अरे क्या फर्क पड़ता है, 20 किलोमीटर दूर अजैन मंदिर बना लो, जैनों की सम्मान मानो, अल्पसंख्यक जैन समाज है, उसकी बात को समझो, उसके मंदिरों को सुरक्षित करो, उनके मंदिरों को प्रतिष्ठित रहने दो। क्या जरूरत है वहां पर बनाने की? बनाने की और जगह नहीं है क्या? एक नया बाबरी मस्जिद टाइप मामला पैदा करना चाहते हो? बंद हो जाना चाहिए ये। जैन समाज पालिताना में जिस प्रकार गुजरात के मुख्यमंत्री ने जैन क्षेत्र घोषित किया है, श्वेतांबर दिगंबर मिलकर कहें या दोनों अलग अलग कहें, समेत शिखर क्षेत्र को जैन क्षेत्र घोषित कर ही देना चाहिए। मंदिर की प्रतिष्ठा, इस क्षेत्र की प्रतिष्ठा, जैन सिद्धांतों की वहां पर रक्षा और वहां पर प्योरली जैन लाइफ बनी रहे, इसके लिए सारा समाज मिलकर संघर्ष करे। इससे ऋषभ मुनि से मोहन खेड़ा में जाकर के बात की है, सब लोग इस बात पर स्वीकार करते हैं कि जैनों की आपसी लड़ाई कोई मायने नहीं रखती है, जैन और अजैन का संघर्ष नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हम सावधान हैं, आपसी मसला है, हम मिलकर निपट लेंगे, आज नहीं तो कल। ये थे संघवी जी, जिन्हें हम राजस्थान के चाणक्य के तौर पे जानते हैं। उन्होंने बड़े बेबाक तरीके से, चाहे मोदी हो, चाहे पप्पू राहुल गांधी की बात हो, या महागठबंधन की बात हो, या फिर अपने राजनीतिक कैरियर के उतार चढ़ाव की बात, बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए। और हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आगे उनका पॉलिटिकल कैरियर बहुत ऊंचाई तक छुए और साथ ही साथ हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ नया और बेहतर बदलाव लाने में किसी तरह से कारगर हो। धन्यवाद।